हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रेनस्टॉर्म चैलेंज सीरीज। तो इसमें बेसिकली अब तक आपको पता चल गया होगा कि डेली आपको एक नया क्वेश्चन दिया जाता है। उस क्वेश्चन के लिए आपके पास पूरा एक दिन रहता है, आप उसको सॉल्व करते हो और उसके अगले दिन उसका डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलता है ना। तो बेसिकली आप क्या करते हो, आप उस सॉल्यूशन से अपना आंसर मैच करते हो। अगर आपने सही किया होता है तो खुश हो जाते हो, अगर नहीं होता है तो फिर बेसिकली आप उसमें देखते हो कि आपने कहाँ पे क्या गलती की है और आप उससे कुछ सीख रहे होगे। तो बेसिकली कुछ समहाउ कुछ आपका डेवलपमेंट हो रहा है, एंड दैट्स द होल पर्पस ऑफ दिस सीरीज, है ना। तो इसी सीरीज में कल जो आपने क्वेश्चन देखा था, अब उसके ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं, राइट। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या था, तो क्वेश्चन ये था कि हमारे पास दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक का मास m है और दूसरे ब्लॉक का मास 2m है, और उसको हमने एक स्ट्रिंग से अटैच कर रखा है ना। और जो स्ट्रिंग है वो बेसिकली बहुत टाइट कंडीशन में नहीं है, वो स्लैक है। स्लैक से क्या समझते हैं, मतलब ढीला है, लूज है ना। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि उसमें अभी कोई टेंशन जनरेट नहीं होगा, ठीक। अच्छा, अब उसमें टेंशन जनरेट नहीं हुआ, अब क्या सिनारियो, अब ये सिनारियो है कि जो 2m मास का जो ब्लॉक है उसको u वेलोसिटी दे दी, है ना। वेलोसिटी या स्पीड आप बोल लो, स्पीड दे दी हमने। उससे क्या हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा कि ये 2m ब्लॉक, जैसे ये मेरा m मास का ब्लॉक है, ये 2m मास का ब्लॉक है, तो इसको मैंने जब स्पीड u स्पीड दे दी तो ये ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक। अब आई होप आप इमेजिन कर पा रहे हो कि जैसे ये ऊपर जाएगा, जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। ये कब तक लेंथ चेंज होगी, थोड़ा सोचो आप। मेरे ख्याल से तो लेंथ तब तक चेंज होगी जब तक कि वो 2l नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख सकते हो कि स्ट्रिंग का लेंथ 2l दिया हुआ है, अभी वो l लेंथ पे है, लेकिन इवेंचुअली स्ट्रिंग का लेंथ 2l होने वाला है ना। और जैसे ही इसका लेंथ 2l होगा, क्या होगा, अचानक से उस पर झटका लगेगा, क्योंकि उसके बियॉन्ड तो लेंथ इंक्रीज हो नहीं सकती। तो क्या होगा, जैसे ही ये 12 होगा, एक जर्क इस पे एक्ट करेगा। तो आप देख सकते हो पहला पार्ट जो है क्वेश्चन का वो वही है कि बताइए कितने टाइम बाद एक जर्क पिक्चर में आएगा, है ना, झटका कब लगेगा। तो मेरे ख्याल से आप तो समझ गए होंगे, पहला पार्ट तो बहुत ईजी है कि जर्क तब आएगा जब इसकी लेंथ 12 हो जाएगी। तो बेसिकली हमें ये फाइंड करना है कि उसकी लेंथ 12 कितने टाइम में हो जाएगी। पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो पहले पार्ट में आप देख सकते हो कि ये जो ब्लॉक है, जो इनिशियली मास m है और ये ऊपर गया 2m मास का ब्लॉक, है ना, यहां से ये यहां तक पहुंच गया। अब यहां पे देखते हैं, ये लेंथ आपको पता है बिल्कुल 2l, क्योंकि तभी तो जर्क लगेगा, तो उसका लेंथ 2l हो गया। ये गैप आपको ऑलरेडी पता है, ये l है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका लेंथ। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2l का होल स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, जो कि कितना आता है, जो कि आता है √3l। तो बेसिकली आपने ये डिस्टेंस कवर कर लिया, है ना। और ये एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था, अब ये क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था तो टाइम निकालना मेरे लिए बहुत सिंपल हो गया। तो टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है √3l, और स्पीड कितनी है अपने पास u, जो ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो पहले पार्ट का आंसर ये हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो इसके दो पार्ट दिए हुए हैं, बी और सी पार्ट, बेसिकली उन दोनों का आंसर साथ में आएगा, कैसे वो भी देखते हैं। बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछा है उन्होंने, यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि इम्पल्स ऑफ टेंशन ड्यूरिंग द जर्क। बेसिकली जब उस पर जर्क लगा होगा तो जो झटका लगा है तो उसमें इम्पल्स की वैल्यू पूछ रहे हैं। अब इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स कभी भी आपसे पूछा जाए उसका सिंपल कैसे निकालते हैं, वो सिंपली आप निकालते चेंज इन मोमेंटम, दैट्स इट, है ना, और कुछ नहीं होता। इम्पल्स जब भी आपसे पूछा जाए आपको मोमेंटम में चेंज कितना हुआ है वो निकालना है। अब मोमेंटम में चेंज कैसे निकालते, उसके लिए आप देखो जर्क से पहले की सिचुएशन और जर्क के बाद की सिचुएशन, ठीक है। तो जर्क के पहले क्या सिनेरियो रहा होगा, जर्क के बाद में क्या सिनेरियो रहा होगा, इन दोनों का आप एनालाइज करो, समझो क्या क्या वेरिएबल्स है उनको मार्क डाउन करो, और फिर आप मैथमेटिकल इक्वेशन लिखो, उससे आपको ये जर्क मिल जाएगा, है ना। जो भी जर्क की वैल्यू आएगी या इम्पल्स की जो वैल्यू आएगी वो आपको मिल जाएगी। एक बार वो वैल्यू मिल गई तो बेसिकली वेलोसिटी भी मिल जाएगी। तो इन दोनों पार्ट को आप साथ में एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। फिर जो लास्ट पार्ट है उस पर हम बाद में आते हैं। तो बी और सी पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी, तो क्या सिचुएशन था, मैं पहले बनाता हूं जस्ट बिफोर द जर्क और फिर जस्ट आफ्टर द जर्क, ठीक है। तो बिफोर द जर्क की कंडीशन क्या थी, ये मास m, दूसरा ब्लॉक जिसका मास था 2m, और ये इस तरह से मूव कर रहा था, किस स्पीड से, u स्पीड से, सही है। अच्छा, अब आप एक बात नोटिस करो कि जस्ट बिफोर द जर्क लेंथ जस्ट बिफोर 2l ही होगी, राइट। तो ये लेंथ अभी भी 2l है, ठीक, ऑलराइट, ये लेंथ 2l है। अब
आपको पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 90 डिग्री या उनके परपेंडिकुलर पे कोई इफेक्ट नहीं डालते। तो इसको एनालाइज करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो u वेलोसिटी है इसके मैं दो कंपोनेंट बना लूँगा। कौन कौन से? एक कंपोनेंट जो इस स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर होगा और एक जो इस स्ट्रिंग के अलोंग होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बार देख लो आप, तो ये जो कंपोनेंट है स्पीड की या वेलोसिटी की जो कि इसके परपेंडिकुलर है और ये कंपोनेंट है जो कि अलोंग द स्ट्रिंग है। तो ये कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर है उस पे इस जर्क का इम्पल्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? इस पे जो कि अलोंग द स्ट्रिंग है। करेक्ट? दैट मीन्स अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए तो ये एंगल भी तो वही होगा, है ना? तो अगर मैं थीटा निकाल सकता हूं तो बेसिकली मुझे ये पता चल जाएगा कि u के कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या है, राइट? अब ये एंगल कैसे निकालूं मैं? ये एंगल निकालना हो तो बिल्कुल इजी है। कैसे? ये है l, ये है 2l और हम ऑलरेडी देख चुके थे ये था √3l। दैट मीन्स अगर मैं tan थीटा लेता हूं तो यहाँ से मुझे tan थीटा कितना मिल रहा है? √3l/l, है ना? tan थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है √3l/l विच इज √3 और मुझे लगता है सबको पता है कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। दैट मीन्स ये 60 डिग्री हो गया। अगर ये 60 डिग्री हो गया तो ये 60 डिग्री हो गया, मतलब ये कितना हो गया? ये 30 डिग्री हो गया। अगर ये 30 डिग्री हो गया दैट मीन्स u के दो कंपोनेंट्स हो गए। ये कंपोनेंट जो अलोंग द स्ट्रिंग है वो हो जाएगा u cos 30 और ये जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा u sin 30। नाउ आई होप आपको रिमेम्बर यू गाइज रिमेंबर cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? बिल्कुल सही, √3/2, राइट? तो यहाँ पे इस कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी √3/2u और ये कितना हो जाएगा? u/2। मतलब कि व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट दिस तो जस्ट बिफोर द जर्क ये सिचुएशन थी, ठीक? अब आफ्टर द जर्क की सिचुएशन बना लेते हैं। तो जर्क के बाद क्या होगा? जर्क के बाद ये दोनों जो ब्लॉक हैं, अच्छा इन दोनों ब्लॉक में क्या सेपरेशन चेंज हो सकता है क्या जर्क के बाद? नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग ने उसको पकड़ के रखा है। मतलब कि ये अगर मास m है, इसका मास 2m है, ठीक है? अभी आपने ये डिस्कस किया कि जो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट था अलोंग द स्ट्रिंग उसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला, है ना? मतलब ये u/2 था, मतलब ये अभी भी u/2 ही रहेगा, ठीक है? क्या बचा? अलोंग द स्ट्रिंग। तो अलोंग द स्ट्रिंग मान लेते हैं इसकी जो स्पीड हो गई वो हो गई v, ठीक? इसकी कितनी होगी? ये भी तो v ही होगी। क्यों? ये v इसलिए होगी क्योंकि स्ट्रिंग तो सेम है, तो जिस हर एक पॉइंट की जो स्पीड होगी वो तो वही होगी जो इसकी स्पीड है। मतलब कि इसका ये अगर v इस अलोंग द लाइन अगर v से मूव कर रहा है तो इसको भी v से ही मूव करना होगा। अब दिस पार्ट इज क्लियर, स्ट्रिंग कंस्टेंट है ना, ठीक है? तो बेसिकली इसके दो कंपोनेंट्स जो थे उसमें एक तो आपको ऑलरेडी पता था, एक नया आपको मिल गया। अब इसमें चेंज क्यों आया? What is the factor that is bringing this change? तो जर्क था, है ना? तो जर्क जो है उसका जो इम्पल्स आया होगा उसके कारण इसमें चेंज हुआ। ये ब्लॉक तो आराम से रेस्ट पे था ना, इसके पास तो कोई स्पीड नहीं थी, है ना? ये तो रुका हुआ था, लेकिन ये मूव करने लगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग ने उसको पकड़ के खींचा, है ना? जर्क आया। सिमिलरली ये आगे आराम से चल ऊपर जा रहा था, लेकिन अचानक से इस पे भी झटका आया तो इसके कारण इसकी भी स्पीड चेंज हो गई। समझ में आ रहा है ना? ओके नाइस। अब मुझे क्या निकालना था? मुझे निकालना था कि इसमें जर्क या इम्पल्स की वैल्यू क्या है। दो बातें निकालनी थी, एक तो इसकी स्पीड आफ्टर दिस जर्क और इम्पैक्ट, और सेकेंडली कि इम्पल्स की वैल्यू क्या है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि इम्पल्स कुछ नहीं होता, चेंज इन मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम के चेंज की इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है? तो पहला इक्वेशन में क्या लिख सकता हूँ? तो पहले जस्ट इस ब्लॉक के लिए लिखते हैं। तो इस ब्लॉक पे आप देख सकते हो क्या लिख सकते हैं कि पहले तो वो रुका हुआ था, है ना? कितना मोमेंटम में चेंज हुआ? तो इनिशियली तो वो रेस्ट पे था, ये रेस्ट पे था, फिर v से मूव करने लगा, मतलब कि mv - 0। ये तो मेरा पहला इक्वेशन हो गया। अब दिस इज क्लियर, ठीक? दूसरा क्या हो सकता है? अब इस ब्लॉक को ऑब्जर्व करते हैं। ये जो ब्लॉक था, प्लीज माइंड कि जो इम्पल्स लग रहा है वो तो अलोंग द स्ट्रिंग ही होगा, है ना? तो सारी इक्वेशन हम अलोंग द स्ट्रिंग लिख रहे हैं और हम इसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ठीक है? तो इस मास के लिए 2m मास के लिए क्या लिखूं मैं? अच्छा, इनिशियली इसके पास स्पीड थी, ये 0 नहीं था। कितना था? ये पार्ट अलोंग द स्ट्रिंग, तो कितना हो जाएगा? 2m इंटू √3u/2। ये इसका इनिशियल मोमेंटम था। फाइनल मोमेंटम क्या होगा?
फाइनल मोमेंटम हो जाएगा -2m इंटू वी, करेक्ट? हाँ जी, तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि इम्पल्स सेम स्ट्रिंग पे लगा है तो दोनों इक्वल होने चाहिए, तो इसको इक्वेट कर देते हैं। तो जब मैं इसको इक्वेट करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है mv इज इक्वल 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, ये मिल रहा है मुझे √3mu माइनस 2mv। इसको इधर ले आते हैं, ये आ जाएगा 3mv इज इक्वल टू √3m इंटू यू, m से m कैंसल आउट हो गया, तो v की वैल्यू आ गई u बाय √3। बहुत बढ़िया, मीटर पर सेकेंड ऑब्वियसली। ठीक है, तो बेसिकली हमें यह पता चल गया कि स्पीड, इस ब्लॉक की स्पीड क्या होगी जस्ट आफ्टर द जर्क। क्या यही स्पीड इस ब्लॉक की भी होगी? नहीं, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी। तो ये एक कंपोनेंट है जिसकी वैल्यू आपने निकाली, दूसरा तो आपको ऑलरेडी पता था, तो उसकी नेट स्पीड ये जो v निकाला है वो तो बेसिकली आपने इस ब्लॉक के लिए निकाला है। इस ब्लॉक की जो स्पीड है वो कैसे निकालोगे आप? अगेन प्रीटी सिंपल, इस ब्लॉक के लिए स्पीड जो होगा वो √a² + b² से आप निकाल सकते हो। मतलब कि जो 2m के लिए आपके पास स्पीड होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी √, एक तो u/2 ऑलरेडी आपको पता था, u/2 तो उसका स्क्वायर प्लस v की वैल्यू कितनी आई? वो आई u/√3 होल स्क्वायर। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाता है u²/4 प्लस u²/3, जिसको अगर मैं एलसीएम लूं तो ये कितना आ जाता है? ये आ जाता है 12, तो ये आ जाता है 3 + 4u, है ना? मतलब कि √7/12 u, और फर्दर लिखना चाहो तो √7/3 u/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बेसिकली आपने दोनों की स्पीड निकाली, दोनों ब्लॉक की, और क्या पूछा था उसने कि इम्पल्स की वैल्यू क्या है ना? तो इम्पल्स आप देख सकते हो, यहाँ से आपने लिखा है कि इम्पल्स की वैल्यू है m इंटू वी, और v आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, मतलब कि इम्पल्स और v की वैल्यू क्या थी? u/√3, तो ये आपका इम्पल्स भी आ गया। क्या बात है। तो बेसिकली आपने ए बी सी, आई होप सो, तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए। हाँ, आपने जर्क कब होगा वो निकाल लिया, इम्पल्स की वैल्यू क्या होगी वो निकाल लिया, स्पीड ऑफ बोथ द ब्लॉक्स वो भी निकाल लिया। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं, टेंशन इन द थ्रेड आफ्टर द जर्क। तो जर्क में आपने ये तो देख लिया कि टेंशन के कारण जर्क आएगी, लेकिन टेंशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो निकालते हैं। चलिए, तो उस पर आप डिस्कस करते हैं और एक फ्रेश डायग्राम बनाते हैं। तो इसका मास है m, इसका मास है 2m, ठीक है, और थ्रेड से ये कनेक्टेड है। अब सोचते हैं, ये तो ऊपर जा रहा था, ठीक है, ये u से ऊपर जा रहा था, बट क्या हुआ कि ड्यू टू दिस टेंशन, है ना, टेंशन, जैसे ही टेंशन आया तो इस पर जर्क लगा, तो उसके कारण इसका एक कंपोनेंट जो था उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं आया, विच वॉज u/2, और एक कंपोनेंट जो था वो चेंज होके v हो गया। करेक्ट, यही सिनेरियो था। हाँ, यही सिनेरियो था। अब आप सोचो इसको कि क्या ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मोशन नहीं होगा? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो ब्लॉक था ये इस नीचे रुका हुआ था, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इस पर टेंशन आया, है ना, तो इसने इस ब्लॉक को खींचा, और ये दोनों जो है वो इस तरह से घूमते हुए ऊपर जाएंगे। आई होप यू कैन इमेजिन दिस, ये दोनों एक घूमते हुए ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप ग्राउंड फ्रेम से इसको देखोगे तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मोशन है। तो क्या करें? छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दें। तो हम क्या करेंगे, हम एक के फ्रेम में बैठ जाएंगे, तो हम m मास के ब्लॉक पे बैठ के इसको ऑब्जर्व करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं m मास के ब्लॉक पे बैठता हूँ, है ना, तो इसके फ्रेम में आ गया, तो इसके फ्रेम में आ गया तो क्या गायब हो जाएगा? ये गायब हो जाएगा, है ना। और अगर ये गायब हो गया तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके रिस्पेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट घूम रहा है, मतलब मूव कर रहा है विथ सम वेलोसिटी और परपेंडिकुलर टू दैट ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस फिक्स है। ऐसा मोशन कहाँ देखा था आपने? बिल्कुल सर्कुलर मोशन में। मतलब कि इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं इस पे बैठ के ऑब्जर्व करूं तो ये मास जो है वो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, और सर्कुलर मोशन में तो आपको पता है कि एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है, उससे आप आगे मैथमेटिकली उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उतना भी आसान नहीं है। आप इस पे बैठ रहे हो, है ना, क्या ये इनर्शियल फ्रेम था क्या?
बिल्कुल नहीं, इनर्शियल नहीं है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। क्यों? क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है ना, और टेंशन जो है वो रियल फोर्स है, और रियल फोर्स को फर्क नहीं पड़ता आप इसको इनर्शियल या नॉन इनर्शियल फ्रेम से निकालो। रियल फोर्सेस जो है वो फ्रेम पे डिपेंडेंट नहीं होते। मतलब कि अगर इसको मैं ऑब्जर्व करूं तो इसके पास एक एक्सेलरेशन होता इस टेंशन के कारण, कितना? उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू होता फोर्स अपॉन मास, करेक्ट? और किस तरफ होता? इस डायरेक्शन में। लेकिन क्योंकि मैं अब इस पे बैठ चुका हूं तो मेरे लिए तो ये एक्सेलरेशन नहीं होगा ना, मतलब कि इस ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स भी एक्ट करेगा। अब आई होप आपको पता है कि सूडो फोर्स कैसे निकालते हैं। सूडो फोर्स जो निकालते हैं वो होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि 2m है यहाँ पे, और ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन, है ना। तो और डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है ना। जैसे इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर थी तो सूडो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर हो जाएगा इस केस में। मतलब इस डायरेक्शन में सूडो फोर्स हो जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज 2m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, वो हो जाएगा T/m। मतलब कि m से m चला गया, मतलब 2T। मतलब कि इस ब्लॉक पे नेट फोर्स इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में कितना आ रहा होगा? 3T। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? mv²/r। m वो कितना होगा? 2m v परपेंडिकुलर u/2 r कितना है? जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना था इनके बीच में? 2l। सही है, अब कुछ नहीं बचा, खत्म है क्वेश्चन। ऑलराइट, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 2m इंटू u²/4 डिवाइडेड बाय 2l। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से मुझे टेंशन की वैल्यू मिल गई m u²/12l। ऑलराइट, तो ये आपका फाइनल क्वेश्चन का भी आंसर होगा। ऑलराइट, आई होप आपको इस क्वेश्चन में कुछ सीखने को मिला होगा, आपने खुद भी किया होगा होपफुली, है ना। अगर कुछ गलती हुई होगी तो आप देख लो कहाँ गलती हुई, अगली बार मत करना। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को एटलीस्ट एक बार और खुद से ट्राई करोगे, जिससे कि अगर इस टाइप का कॉन्सेप्ट वापस रिपीट होता है तो आप वहाँ अटको नहीं। ऑलराइट, तो आज के लिए तो इतना ही। अब कल का जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे अब आएगा।